हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो जो होगी वह पर्यावरण अध्ययन अर्थात इन्वायरमेंट स्टडीज से होगी। आज की वीडियो जब आप लोग देखिएगा तो आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो कि आधुनिक समय में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पर्यावरण अध्ययन के जो प्रश्न हैं उनको आज कवर करेंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रथम आज का पहला प्रश्न देखेंगे कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। काफी आसान प्रश्न है और आप लोगों को पता भी है कि जो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है ना वो सूर्य है। ये बात याद रखेंगे, ऊर्जा का भंडार इसको बोला जाता है। जो आप लोग एक बात और याद रखेगा कि जो सूर्य से हमें कौन सी विटामिन मिलती है, ये भी प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक विटामिन के नाम से इसको हम जानते हैं। जो विटामिन डी होती है ना, ये सूर्य के प्रकाश किरणों से हमें प्राप्त होती है। जो शरीर होती है ये सूर्य से प्रकाश किरणें लेकर स्वयं इसको उत्सर्जित कर लेती है या स्वयं इसका उत्पन्न या उत्सर्जन कर लेती है, जिसको हम लोग विटामिन डी बोलते हैं। ठीक है, तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कि आपका पृथ्वी को कि चंद्रमा को कि बृहस्पति किसको कहा जाता है, आपको बता दें सौर मंडल के केंद्र में जो स्थित है जिसका नाम है दोस्तों सूर्य। आप लोगों को एक बात और बता दूं, सूर्य अपने केंद्र पर स्थित है और सूर्य के चारों तरफ जो आपके ग्रह होते हैं वह गति करते हैं और ग्रह के चारों तरफ जो गति करते हैं उनको हम लोग उपग्रह बोलते हैं। तो सौर मंडल का जन्मदाता किसे बोला जाता है, तो सूर्य को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको एक बात और बता दें, जो सूर्य से प्रकाश किरणें पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा 500 सेकंड का समय लगता है या 8 मिनट कुछ सेकंड, इसको डिवाइड करके आप लोग याद रखेंगे उसका समय लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो सूर्य से प्रकाश किरणें पृथ्वी पर आती हैं वह कैसे आती हैं, ये चीज़ें आप लोगों को बताना होगा। मतलब कि जैसे जो प्रकाश होता है ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है कि अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें जो प्रकाश होता है ना दोस्तों, वह आपका अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कौन सी तरंगे दोस्तों, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम सेकंड नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के बारे में बात करिएगा दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे सर्वप्रथम यहां से एक प्रश्न और बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक ना, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वह किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के संरक्षण से है। और आपको बता दें कब हुआ था दोस्तों, तो इसके संरक्षण के लिए 1987 में। कब दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था, तो 1987 में लागू हुआ था। और यह किससे रिलेटिव है, तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह जाना जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ओजोन परत के संरक्षण के लिए जाना जाता है। लेकिन आपको यहीं पे मैं एक चीज और बता रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस तो आप लोगों ने देख लिया। अब ओजोन परत की हम बात करें दोस्तों, याद रखेंगे ओजोन परत कौन सी मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत आपका समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पे दोस्तों, समताप मंडल में पाई जाती है। यहां से प्रश्न एक ये बनता है और एक प्रश्न यहां से ये बनता है ना कि ओजोन परत जो होती है उसको सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी गैस से होता है, तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान की बात करिएगा दोस्तों ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका सीएफसी गैस से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं। या घरों में जो रेफ्रिजरेटर लगे होते हैं ना, उनसे गैसें निकलती है या उत्पन्न होती है। इस बात को आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और आपको बता रहे हैं, देखिएगा 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और याद रखिएगा, ये भी याद रख लीजिएगा 22 मई को क्या मनाते हैं, तो जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, जैव विविधता दिवस मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको एक बात और बताते हैं कि पृथ्वी दिवस में आपका बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो आपका पर्यावरण दिवस, पर्यावरण से है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें दोस्तों तो 5 जून को मनाते हैं। कब दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। अभी आपको बता ही दिए हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखेंगे 5 जून को। अभी आपको बता दिए ना, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, याद रखेंगे 1974 में हर साल 5 जून को यह मनाया जाने लगा। एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है कि एक प्रश्न बना था कि सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो आप लोग 73-72 न याद रखिएगा, कौन, तो याद रखेंगे आधिकारिक तौर पे विश्व
पर्यावरण दिवस सर्वप्रथम 1974 से स्टार्ट हुआ था। ए नंबर याद रखेंगे। वहाँ पे बहुत लोग 72-73 के साथ जाते हैं, लेकिन नहीं, 1974 सही होगा। आधिकारिक तौर पे सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में स्टार्ट किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे, जो सी टेट में भी कई बार बना है प्रश्न की, जो आप लोग देखिएगा। यूपी टेट का मुख्य जो पॉइंट है ना, वो एनसीईआरटी है। जितना आपकी कमांड एनसीईआरटी पे होगी, उतना आप आसान तरीके से प्रश्नों को कवर कर पाएंगे। यहाँ पे एक धान की जो एक फसल की एक किस्म है, वैराइटीज है, जिसका नाम है दोस्तों बोरा। चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है कहाँ पे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे, यह जो है ना, यह आपका एक धान की फसल है, और वो धान की एक वैराइटीज है जो कहाँ पे उगती है दोस्तों, असम में। याद रखेंगे, असम में। असम से एक पॉइंट बनता है बिहू, कहाँ का लोक नृत्य है, तो असम का है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रहता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाले घोंसला बनाने वाले पक्षी हैं। ये याद रखेंगे। आप लोग सी टेट में भी ऐसे प्रश्न को देखते थे, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे भी प्रश्नों को आपको बताना चाहिए। तो याद रखेंगे, इस पक्षी को क्या बोलते हैं, शक्कर खोरा बोलते हैं, जो कि पेड़ के टहनियों से लटकता हुआ घोंसला या सूर्य पक्षी, इसको बोलते हैं शक्कर खोरा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है। ये आपका बन चुका है प्रश्न, और इस प्रश्न को आप बताइएगा। ये आपका जूनियर में बना हुआ प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, आपको बता दें। तो याद रखेंगे, इस प्रश्न के अनुसार क्या होगा, तो आपका 8850 होगा। ये बात याद रखेंगे, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका 8850 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। लेकिन आपको एक्चुअली मान बता रहा हूँ, जो आप लोग ध्यान से अगर चीज़ों को देखेगा तो आपको एक्चुअली मान बताऊं कि मानक के अनुसार बहुत से आपके प्रकाशन की बुकें आप लोग देखेगा जहां पे 8848, याद रखेंगे 8848 मीटर ही मिल जाएगा। लेकिन आपका एनसीईआरटी में ये वर्णन मिलता है, तो इसलिए मैं इस प्रश्न को बता रहा हूं, और ऑप्शन में है भी नहीं। अगर आपको ऑप्शन में 8848 मीटर आए ना प्यारे, तो इसको याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ना, ये है। बहुत बेस्ट आपका प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सटीक अगर मान पूछे तो। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा थीम, जो कि आप लोग सी टेट में भी इसका बहुत ज़्यादा वर्णन देखते रहे होंगे कि थीम परिवार तथा मित्र में से निम्न में से कौन सा उपथीम है, यही बताना है। थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उपथीम है। चीज़ें जो हमें बनाते और करते हैं, ये होगा कार्य और खेल होगा, भोजन एवं जल होगा, हमारा आश्रय होगा। क्या होगा दोस्तों, तो आपको बता दें, थीम जो आप लोग देखें परिवार तथा मित्र, इसमें से इसका उपथीम क्या होगा, तो ये उपथीम आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे होते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्य और खेल हो जाएगा। इसका उपथीम होगा कौन दोस्तों, परिवार तथा मित्र का कार्य और खेल। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में 50 प्रश्न को कवर करेंगे। 50 प्रश्न को आप बिल्कुल आसान तरीका से देखिएगा, और ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। यह जो वन नीति का जो एक्ट है, कौन से वन नीति से लिया गया है, कि जो व्यक्ति वनों में कम से कम 25 वर्ष से निवास कर रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह कौन सा एक्ट उनको ये प्रावधान प्राप्त कराता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जो वन एक्ट के अधिकार, जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट बोलते हैं, 2007 से उनको मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो सांप का जहरीला दांत होता है ना दोस्तों, उसको हम लोग फैंक्स बोलते हैं, या फेयंजियस, इसको याद रखेंगे। और सांप के जहरीले दांत को विषदंत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सी टेट में इसका बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है। मुझे लगा कि ऐसे प्रश्नों को भी बताना चाहिए जो आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे, यह लद्दाख में पाई जाने वाली एक चांगथापी नस्ल की बकरियाँ होती हैं, जिसके बालों से बनाई जाती है। तो पश्मीना ऊन जो होता है ना दोस्तों, यह बकरी से प्राप्त किया जाता है लद्दाख में, जो कि काफ़ी कम टेम्परेचर पे, याद रखेंगे, बहुत ठंड में रहना पसंद करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3
आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। पश्मीना साल जो है वह विश्व में बहुत प्रसिद्ध साल के नाम से जानी जाती है। निम्न में से कौन सा पौधा कीटों में जाल फंसाता है और उसे खा जाता है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे इस पौधे को घटपड़ी पौधा बोलते हैं, जो आप लोग याद रखेंगे नेफेंथस इसको बोलते हैं, घटपड़ी पौधा। जो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये दलदल वाले स्थानों पे पाए जाते हैं, याद रखेंगे। और यह अपने जो भी आवश्यक तत्वों की पूर्ति के लिए, ऐसे क्या होता है ना, पौधों जो कीट पतंगे होते हैं ना, इनके पौधे की पत्तियां पर बैठते हैं तो यह अपने माया जाल में फंसा के उनको खा जाते हैं, ठीक है। तो वह अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए प्रोसेस को करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना प्यारे, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चलिए, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना होगा दोस्तों, याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस अगर आप लोग बात करिएगा तो कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे पर्यावरण दिवस पूछे ना, याद रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहीं पे दोस्तों पर्यावरण दिवस पूछे, यहाँ पे लिख कर बता दूं कि पर्यावरण दिवस पूछे, तो तब आप लोग क्या बताइएगा, 5 जून मारिएगा। क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 5 जून मारिएगा अगर पर्यावरण दिवस पूछे तब। लेकिन अगर आपका विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात करें दोस्तों, तो 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको बोलते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बता दें, पृथ्वी की जुड़वा बहन जो आकार और द्रव्यमान में समान है, पृथ्वी के समान जितने पृथ्वी का आकार है और द्रव्यमान है, उतना भी उनका भी आकार और द्रव्यमान उस ग्रह का है। और उस ग्रह का नाम क्या है दोस्तों, शुक्र है। क्या दोस्तों, शुक्र है। इसको चमकीला ग्रह, भोर का तारा, ये सब इनको बोलते हैं, बात को याद रखेंगे। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनता है, लाल ग्रह किसे बोलते हैं, मंगल ग्रह को बोलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। सूर्य के पास कौन सा ग्रह है, तो आपका बुध है। ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है। सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या किसके पास है, तो बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, ये बात को याद रखेंगे। कौन से ग्रह को बौना ग्रह में शामिल करा लिया गया, तो प्लूटो को 2005 में, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं विश्व वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो विश्व वन्यजीव सप्ताह बात करें दोस्तों, तो अक्टूबर का पहला सप्ताह होता है ना, याद रखेंगे। अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है ना, इसको हम लोग विश्व वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व वन्य जीव सप्ताह के रूप में इसी को हम लोग जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो आपको पता है, मैंने कई बार बता दिया है, यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। और याद रखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर इसका उद्गम स्थल है। गंगोत्री ग्लेशियर, इसको याद रखेंगे, गंगा नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। गंगा नदी 2525 किलोमीटर भारत में प्रवाह की करती है, ये भी याद रखेंगे। और पवित्र नदी में जानी जाती है गंगा नदी को, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे, आप लोग जानते भी हैं ना कि निकोलस के द्वारा, याद रखेंगे, निकोलस कोपरनिकस के द्वारा जो सौर प्रणाली की खोज की गई थी, ये बात को याद रखेंगे। इन्होंने ही, याद रखेंगे, निकोलस कोपरनिकस ने ही सबसे पहले बताया था कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है। तो याद रखेंगे, सौर प्रणाली के जो खोज या जन्मदाता किनको बोलते हैं, तो कोपरनिकस को बोलते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे, अगर बंगाल के खाड़ी में गिरती है कौन सी नदी, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे, जो आपका ताप्ती, सुवर्ण रेखा, नर्मदा, सिंधु। तो आपका जो सुवर्ण रेखा है ना, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रश्नों में ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपको बता दें, ताप्ती, नर्मदा और सिंधु अरब सागर की ओर बहती हैं, जबकि जो सुवर्ण रेखा है ना, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, जो पहला ऑप्शन है ताप्ती हो गया, नर्मदा हो गया, और जो सिंधु हो गया, यह अरब सागर की तरफ बहती है, मतलब वहाँ पे इनका समापन होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। अम्लीय वर्षा उसे बोलते हैं प्यारे, एसिड रेन बोलते हैं। और उसका पीएच मान 4.4 से नियर अबाउट 4.2 के नियर अबाउट रहता है। उस जल को हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और अम्लीय वर्षा हमारे शरीर पर पड़ता है तो स्किन कैंसर की समस्या लाता है, पहली बात। और सेकेंड बात यह है ना कि जैसे कि आगरा का ताजमहल का दिन प्रतिदिन रंग धूमिल हो रहा है, किसके कारण, ये भी प्रश्न आपका
बन चुका है, तो याद रखेंगे एसिड रेन, अम्लीय वर्षा उसका मुख्य कारक है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा में कौन सा गैस मिलता है यही आपको बताना है, तो याद रखेंगे जो उसमें मिलता है वह हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है, कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कि आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड ए हो गया दोस्तों, याद रखेंगे ए होता है, कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है, कि आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है, कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही हो जाएगा, SO2। इसके कारण जल में घुलने से अम्लीय वर्षा, जल का जो विलयन का जो प्रवृत्ति होती है वो अम्लीय हो जाती है, एसिड हो जाती है। ये बात को याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो सूर्य दिखाई देता है वो 21 जून को दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपका बन चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि वर्षा जल संग्रहण क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे वर्षा जल संग्रहण क्या होता है, प्रयुक्त जल का संग्रह और अभ्यारण होता है, कि वर्षा जल का जमाव और भंडारण होता है, पानी का वितरण होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न आपका ये कह रहा है कि वर्षा जल संग्रहण का अर्थ क्या होता है। तो वर्षा जल संग्रहण का जो अर्थ होता है प्यारे, वर्षा जल का जमाव और उसका भंडारण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय गैंडा कहाँ पे संरक्षित हैं। एक सिंह के गैंडे के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि जो भारतीय गैंडे या एक सिंह के गैंडे के लिए जो अभ्यारण्य बहुत प्रसिद्ध है उसको हम लोग बोलते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, याद रखेंगे। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों, तो असम राज्य में है। कहाँ पे दोस्तों, असम राज्य में। एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यह एक पार्क है जो कि एक सिंह के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आपसे बता दूं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ये कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे दोस्तों, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण की बात करिएगा ना, तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये सभी आपके उत्तराखंड में है, इस बात को याद रखेंगे। और आपको एक बात बता दूं ना, गुजरात से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे देखिएगा गिर नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा गुजरात में है। और यहाँ पे ही एक प्रश्न बनता है कि गधों का राष्ट्रीय उद्यान या गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, तो गधों का अभ्यारण्य की बात बहुत बनता है, तो ये अभी आपके गुजरात में है। ठीक है, आपको एक बात और बता रहा हूँ, यहाँ से मुझे याद आ रहा है कि एक प्रश्न बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है कि जो उत्तर प्रदेश से बनता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो याद रखेंगे लखीमपुर खीरी, जो उत्तर प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है, तो चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश के चंदौली में। बहुत दोनों बन चुके हैं, इसलिए मैं दोनों को आपको याद दिला रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ से प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिएगा, जैसे आप लोग देखिएगा ग्रीन हाउस गैस, याद रखेंगे हरित गृह प्रभाव, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से 4 गैसें पाई जाती है, मुख्य रूप से मैंने बोला है। और इसमें कौन कौन सी गैसें होती है, तो याद रखेंगे इसमें जो होती है ना, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, याद रखेंगे N2O होती है, आपका मेथेन CH4 होता है, और इसमें आपका CO2 होता है, और इसमें एक और गैस होती है प्यारे जिसको बोलते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि जो आपका वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस होती है वह कौन सी होती है, ये बात याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है ना CO2 की होती है, एक प्रश्न तो ये याद रखिएगा। सेकंड प्रश्न आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों कि जो ग्रीन हाउस गैसें होती है ना, उससे ओजोन परत को मतलब जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं इनमें सबसे ज़्यादा ओजोन परत को कौन प्रभावित करती है, कौन सी गैस, तो याद रखेंगे CFC। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन देख रहे हैं ना, कार्बन फ्लोरीन, याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और जो क्लोरीन गैसों का संयुक्त मिश्रण होता है जिसको हम CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, इससे सबसे ज़्यादा ओजोन परत को हानि होती है। ये प्रश्न आप याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा प्यारे, यहाँ से प्रश्न बनता है कि सबसे ज़्यादा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो गैसें होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, ग्लोबल वार्मिंग, याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है ना कि जो आपका पृथ्वी है ना, पृथ्वी की जो कक्ष है ना, इसमें एक जो बाहर लेयर बन जाती है गैसों की, और इन्हें याद रखेंगे यही ग्रीन हाउस गैसें होती है, इनकी बाहरी आवरण में लेयर बन जाती है। और सूर्य की जो प्रकाश किरणें होती है ना, ये सूर्य की प्रकाश किरणें
इस पृथ्वी के अंदर प्रवेश तो कर जाती हैं, लेकिन जो इस प्रकाश की ऊष्मा होती है ना, इस लेयर क्या करती है, इस ऊष्मा को रोक देती है। और जब रोक देती है तो पृथ्वी का जो तापमान होता है प्यारे वो बढ़ जाता है। यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हो जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो इस चारों ऑप्शन आपको दिया रहेगा और इन्हीं में से एक कोई दे देगा और देने के बाद कहेगा इसको बता दीजिए, तो आप चारों में से याद रखिएगा और वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न देख लीजिए कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो कौन सी प्यारे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या बोलते हैं। यूपी टेट में आपका प्रश्न बन चुका है। आप लोग देखे होंगे कि पेयजल लिखा होता है, कहीं पे लिखा होता है कुछ, तो इस याद रखेंगे पीने के लिए जो सुरक्षित पानी होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीने योग्य पानी। याद रखेंगे पोर्टेबल वाटर इसको बोलते हैं, पीने योग्य पानी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न आपके सामने कहा है कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। कई बार, एक बार नहीं 2-3 बार रिपीटेड में बन चुका है। और भोपाल गैस त्रासदी आप बिल्कुल ना भूलिएगा, कब हुई थी, तो 2-3 दिसंबर की रात्रि हुई थी। मतलब 2-3 दिसंबर क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि 2 की रात्रि, तो मतलब 2 की रात्रि हुई थी, तो मतलब 3 की शुरुआत ही मान लीजिए। तो कहीं पे 3 दिसंबर में लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे 2 दिसंबर लिखा हुआ मिलेगा, कहीं ऐसे 2 डाट देके डैश देके 3 दिसंबर लिखा रहेगा। तो आप इसको याद रखेंगे, 2-3 दिसंबर 1984 की रात्रि में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। जो याद रखेंगे वहाँ पे ये हुआ था ना कि एक रसायन था, एक गैस था जिसका लीक हुआ था, रिसाव हुआ था एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में, और वहाँ की ये विषैली गैस थी। वहाँ की जो जनजाति थी या वहाँ पे जो वर्कर थे ना, वह मौत की नींद सो गए थे। और इस गैस का नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं कि कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WWF इसे बोलते हैं, ये कहाँ स्थित है। सबसे पहले मैं बता दूं WWF का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया होता है। इसको याद रखिएगा, पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा। और इसका कार्यालय कहाँ स्थित है या यह कहाँ पे स्थित है, ये पूछे तो तुरंत बताइएगा देहरादून। कहाँ पे दोस्तों, तो याद रखिएगा देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको यहीं पे मैं कुछ आपको बता दूं, जैसे कि प्रश्न एक बार बना है कि CNG का फुल फॉर्म क्या होता है। इंग्लिश में इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, इसको वाहनी ईंधन के नाम से हम लोग जानते हैं प्यारे। और आपको एक बात और बता दूं कि ये जो CNG होता है ना, इसका हिंदी नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। याद रखिएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। LPG का फुल फॉर्म कई बार पूछा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। याद रखेंगे, इसे रसोई ईंधन के नाम से जानते हैं। और इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, दोनों की प्रवृत्ति गैसीय होती है। कैसी होती है दोस्तों, गैसीय होती है। ठीक है, आपको यहीं पे एक बात और बता दे रहा हूँ, एक बार बनता है CH4 का फुल फॉर्म क्या होता है, ये मीथेन होता है। चूंकि याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है कि मीथेन से प्रश्न आपका बनता है कि दलदल वाले स्थानों पर कौन सी गैस निकलती है, जो कि आपका बन चुका है। जो बन चुका है उसी को बता रहा हूँ, जो कि ओवर चीज़ें नहीं लाया हूँ। तो याद रखेंगे, जो दलदल वाली जगहों पर कौन सी गैस निष्कासित होती है, तो आपकी मीथेन गैस होती है। और ये प्रश्न तो हो ही गया। सेकेंड वाला प्रश्न याद रखेगा कि धान के खेत से कौन सी गैस निष्कासित होती है, प्रश्न बन चुका है आपका BPSC वगैरह के एग्जाम में। तो याद रखेंगे, धान के खेत से भी मीथेन गैस निष्कासित होती है, ये पॉइंट याद रखेगा। और एक बात और बता दे रहा हूं आपको कि जो जुगाली करने का मतलब पगुरी करना, जो कि एक जितने भी जंतु होते हैं ना, इनकी पाचन की प्रोसेस होती है। ये खाना को डायरेक्टली निगल जाते हैं, घोट जाते हैं, और बाद में ये आराम पाके उस खाना को अंदर से निगल के और पुनः उसकी वह पाचन प्रोसेस को करते हैं। तो याद रखेंगे, यही इनकी पगुरी करना कहलाता है, जुगाली करना कहलाता है। तो आपको बता दें, जो पशु होते हैं ना, उनकी जो जुगाली करने की प्रोसेस होती है ना, उसमें कौन सी गैस निष्कासित होती है, तो मीथेन गैस। जुगाली करने वाले पशुओं के मुख से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। ये भी प्रश्न आपका बन चुका है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं। यहाँ पे प्रश्न आपका है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं। तो याद रखेंगे, 21 जून को, 1 दिसंबर को, 8 सितंबर को, 5 दिसंबर को। तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष के 5 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे, जो मैना पक्षी होता है ना, अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। ये आप लोग CTET में पढ़े होंगे।
टेट का प्रश्न है और मैंने इसको इसलिए लिया कि हो सके यहाँ से भी प्रश्न आपको बता सकता है। तो याद रखेंगे जो परीक्षा का लेवल होता है वो काफ़ी अलग ही प्रवृत्ति का होता है, इसलिए कभी किसी प्रश्न को नहीं छोड़ना चाहिए। सिलेबस से हट के भी चीज़ें आपको कवर करा ली जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन होता है। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो मूविंग पॉइंट, कहीं कहीं पे तो इसको 360 डिग्री का दिया है, लेकिन 360 डिग्री एक्चुअली होता नहीं है दोस्तों। याद रखेगा, आप इसको देखेगा अगर 360 का मतलब क्या होगा, पूरा यहाँ से उठेगा पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा तो होता नहीं, कितना घुमा लेगा। कहीं कहीं पे याद रखेंगे बहुत से प्रकाशन में 270 डिग्री माना गया है और इसी को आप लोग याद भी रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 270 से 80 रखता है। तो याद रखेंगे अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला जो पक्षी है दोस्तों वह उल्लू है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं ना वह पृथ्वी से खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं, अर्थात जल आदि का, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये बना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसे सोख लेते हैं, हीलियम को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को। प्रश्न को पूछने का उद्देश्य बस CO2 से है कि जो CO2 गैसें होती है जो मनुष्य निष्कासित करता है, इसको कौन लेता है। तो याद रखिए इसको सोखने का कार्य करता है वो हरे पेड़ पौधे करते हैं। याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस जो होती है केवल हरे पेड़ पौधे में होती है, सूखे पेड़ पौधे में होती नहीं है, क्योंकि भोजन बनाने की प्रोसेस होती है और इनकी पत्तियां जो होती है ना सूर्य के प्रकाश किरणों से अपना भोजन निर्माण करने का कार्य करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधे की पत्तियां हरी भरी किसके कारण होती है, क्लोरोफिल के कारण होती है, इसको को भी याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर की हम बात करते हैं। 30 नंबर प्रश्न एक आ रहा है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या बोलते हैं। याद रखेंगे ये आपका शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और यहाँ पे आप लोग स्वपोषी, परपोषी, जब मैंने आपको क्लास 1 लिया था उस वहाँ पे इतने पॉइंट को मैंने कवर कराया था, वहाँ पे आपको बताया था कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जो जीव होते हैं ना उनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों। तो उसको हम लोग मृतक भक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मृतक भक्षी बोलते हैं। याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, पर्यावरण का सफाई कर्मी इनको बोलते हैं मृतक भक्षी। याद रखेंगे मरे हुए जीव जंतुओं का ये भक्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जिसको टाइगर दिवस के नाम से हम लोग कह सकते हैं, कब मनाया जाता है। टाइगर दिवस प्रत्येक वर्ष के 29 जुलाई को, कब दोस्तों, 29 जुलाई को टाइगर दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मीन माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, याद रखेंगे एक तत्व है जिसका नाम है दोस्तों मरकरी, या इसको पारा या HG के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे इसकी मात्रा अगर जल में घुली हुई है, याद रखेंगे, और वह जल में कौन रहता है, मछली रहता है, मछली रहती है। और आपको पता है कि जब मछली जल में रहती है ना तो मछली के जब शंख उसके होते हैं जो कि तैरने आदि में उनका प्रयोग कराया जाता है, मैंने इस चीज़ को कवर किया है। तो उसमें जब इस तत्व की मात्रा मिल जाती है और इस तत्व की मात्रा से अगर शरीर के अंदर उसके HG पारा की मात्रा अधिक हो गई है, अगर उस मछली का आप सेवन करेंगे तो आपके अंदर कौन सा रोग होगा, मीन माता रोग होगा। और वह रसायन, वह जो याद रखेंगे उस चीज़ का नाम क्या है, तो पारा है। क्या दोस्तों, याद रखेंगे पारा है, इस बात को याद रखेंगे। HG पारा या इसको मरकरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। HG पारा इसको बोलते हैं। आपको बता दें कि यह आपका ऐसा तत्व है ना कि जो कमरे के ताप पर या द्रव अवस्था में मिलता है। और पारा का उपयोग कहाँ किया जाता है, आपसे अगर पूछूं तो आप लोग बताइएगा। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं दोस्तों तापमापन यंत्र में, तापमापी यंत्र में, जैसे कि क्या इसको बोलते हैं, ध्यान पे नहीं चढ़ रहा, थर्मामीटर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में जो पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे यह पक्षी जो होता है ना वह जो आपका नीलापंडू है यहाँ भी पाया जाएगा, कोकोबेल्लूर में भी और कुट्टनकुलम में भी। तो उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उनका नाम क्या है। मैंने तो आपको अभी बताया था, निकोलस कापरनिकस इनको बोलते हैं। इन्होंने बताया था कि सूर्य अपने बिंदु पर या अपने केंद्र बिंदु पर स्थित है और इसके चारों तरफ क्या होती है दोस्तों, याद रखेंगे पृथ्वी घूमे या ग्रह घूमे, और ग्रह के चारों तरफ कौन घूमते हैं, उपग्रह घूमते हैं। ठीक है, पृथ्वी क्या है दोस्तों, पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह ही है। और याद रखेंगे ग्रह के चारों तरफ जो गति करते हैं इनको उपग्रह बोलते हैं। और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, याद रखेंगे प्राकृतिक शब्द मैंने बोला है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह के बारे में आप बताइएगा कौन है दोस्तों। तो याद रखेंगे मून अर्थात चंद्रमा है। चलिए आगे देखते हैं कि इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, ये आपको बताना है। तो हीरालाल जेकार्निया,
ये आपका इंपॉर्टेंट है। हीरालाल जेकानिया जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं और यहीं पे आप हमको एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, आप इसको बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, आपको बता ही दिए। रेड का मतलब लाल होता है, लाल का मतलब खतरा होता है। तो याद रखेंगे विलुप्ति के कगार पे जाने वाले जो जीव जंतु है ना, उनका इनमें विवरण मिलता है और यह प्रश्न आपका सही हो जाएगा। विलुप्ति के करीब जो जीव हैं उनका विवरण हमें मिलता है रेड डाटा बुक में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपसे मैं एक प्रश्न और पूछूंगा कि रेड डाटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है। मैंने कई बार बता दिया है, तो याद रखेंगे, आप सर्च करें। इससे पहले मैं बता दूं, IUCN के द्वारा ये संस्था है जिसके द्वारा जारी किया जाता है रेड डाटा बुक। याद रखेंगे, इसमें उन जीव जंतुओं का विवरण रखा जाता है, याद रखेंगे, जो कि विलुप्ति के करीब चले गए हैं या विलुप्त होने वाले जगहों पे आप भोग चुके हैं, मतलब कुछ समय में उनका जीवन विलुप्त हो सकता है और उनके बचाव के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। याद रखेंगे, मैंने कई बार का प्रीवियस ईयर कवर किया तो उसमें मुझे यही चीज़ मिला कि प्रश्न बन जाता है, बस प्रश्न का तरीका अलग दे देता है और प्रश्न एक तो बना ही देता है। यहाँ से इसमें प्रश्न में क्या होता है ना, एक्चुअली आप देखिएगा कि इसमें जैव मंडल का अजैविक घटक और एक भैया बहुत ज़्यादा पूछता है जैविक घटक। याद रखेंगे, अब जैविक घटक अजैविक घटक का पहचानने का सबसे आसान तरीका आपको बता दें। अजैविक घटक और जैविक घटक को पहचानिएगा आप कैसे, तो याद रखेंगे जैविक घटक क्या होगा, इसमें सजीव से याद रखेगा, इसमें जीवन पाया जाएगा। इसको ऐसे याद रखें कि इसमें जीवन संभव है, मतलब जीवन इसमें पाया जाएगा। और याद रखेंगे अजीव में क्या होगा, इसमें जीवन नहीं पाया जाएगा, इसमें जीवन नहीं पाया जाएगा, ये निर्जीव होगा। अब देखिएगा, अब हम प्रश्न की तरफ चलेंगे तो हमारा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा अजैविक घटक नहीं है, घटक नहीं है, नहीं है मतलब कि क्या होगा, जैविक घटक होगा। अब जैविक घटक वो होगा जिसमें जीवन पाया जाएगा। अब देखेगा प्रोटीन, यहाँ पे कवक, यहाँ पे मृदा और यहाँ पे फास्फोरस। याद रखिएगा फास्फोरस क्या है, या याद रखिएगा फास्फोरस आपका एक तत्व है, चाहे वो किसी भी तरह आपको इसका प्रयोग करते हो, वो प्रयोग करने की जो आपकी प्रोसेस है वो अलग तरीका है। ठीक है, इस तरह को ध्यान रखिएगा। लेकिन मुझे आपको यही बताना है कि फास्फोरस आपका क्या होगा, अजैविक होगा, इसमें जीवन नहीं पाया जाता, प्रजनन उत्सर्जन जैसे प्रोसेस को ये नहीं करता। मृदा, मिट्टी आपको पता है मिट्टी निर्जीव होती है, इसे आप तो अजैविक हो जाएगा बिल्कुल। प्रोटीन, भले से आपका प्रोटीन आपके शरीर में यूज कराते हैं, प्रोटीन आपके शरीर के लिए लाभप्रद होता है या फायदेमंद होता है, लेकिन प्रोटीन में आपका जीवन नहीं पाया जाता है। इसमें आप लोग याद रखेंगे, इसमें जो आपका प्रजनन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सब प्रोसेस नहीं होती है, लेकिन किस में होता है दोस्तों, कवक में होता है, कवक में जीवन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह एक लिविंग घटक है, याद रखेंगे, यह एक जैविक घटक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि गिर शेर परियोजना अवस्थित है कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में, और गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा बन जाता है। आगे देखते हैं WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। आपको बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है, इसी का फुल फॉर्म है, अभी आपको बता ही दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, अगला आप लोग देखिएगा, आपसे एक प्रश्न आपको मैं वर्ल्ड WWF से बता रहा हूँ। यहाँ से प्रश्न पूछता है ना कि WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है, ये प्रश्न आपका बन चुका है। प्रतीक बताइएगा, प्रतीक चिन्ह क्या है, तो पांडा, विशालकाय पांडा को प्रतीक चिन्ह इसका रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन में संबंधित है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। और देखिएगा, मैं आपको बता दूं, भारत में प्रदूषण मापन की जो एजेंसी है वह कौन सी है, आपको यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जो इस एजेंसी का नाम है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसको आप लोग याद रखेंगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या इसको शॉर्टकट में CPCB के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, CPCB के नाम से जानते हैं। और जो एजेंसी है भारत में प्रदूषण नियंत्रण या प्रदूषण मापन का ये काम करती है। और इसका जो कार्यालय कहाँ है दोस्तों, तो याद रखेंगे, इसका कार्यालय नई दिल्ली है। ये भी प्रश्न आपका बन चुका है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में या दिल्ली में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, ये आपको बताना है। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ना, इसमें आपके अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है,
3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये 5 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से सदस्य हैं तो आप बताइएगा कि अमेरिका इसमें अस्थायी सदस्य है, और याद रखेंगे रूस है दोस्तों, याद रखिएगा चीन है, और इसके बाद आपका फ्रांस हो गया, और एक क्या है दोस्तों, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, याद रखेंगे ब्रिटेन, इंग्लैंड, याद रखेंगे। ये 5 आपके अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, एक मार्क का संबंध किससे होता है। तो एक मार्क बिल्कुल मैंने बताया था, ऑप्शन आपको पढ़ना ही नहीं है। एक मार्क का संबंध किससे होता है दोस्तों, गुणवत्ता से होता है। और इसमें किस चीज़ की गुणवत्ता देखी जाती है, तो यह कृषि उत्पादों की शुद्धता का प्रतीक होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये उत्पादन से, पैकेजिंग से, संसाधन से, गुणवत्ता से, याद रखेंगे। एक गुणवत्ता आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक तो करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ मिलता है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो प्यार जताने के लिए लाइक तो बनता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 43 नंबर प्रश्न एक आ रहा है ना कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। बिल्कुल, भारत में किस नाम से जानी जाती है, या इसका जल प्रवाह काफ़ी तेज भी होता है, भी बात को याद रखेगा। तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है ना, भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। यहां से प्रश्न आपका एक ये बनता है ना कि ये जो ब्रह्मपुत्रा सांगपो नदी भारत के उत्तरांचल में प्रवेश करते हैं किस नाम से परिवर्तन हो जाता है, तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से हो जाता है। इसे प्रश्न घुमा घुमा के पूछ लेता है। कौन सी नदी में जल प्रवाह काफी तेज है, आप हमको बताइएगा। एक कमेंट है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि किस नदी में जल प्रवाह काफी तेज है या जल भंडारण की क्षमता ज्यादा है। अब ये ना कहिएगा कि गंगा में है, नहीं, गंगा की जो 2525 किलोमीटर इसकी जो लंबाई तो है, भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है, लेकिन याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं होगी। आप हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब दोस्तों, ये आपको बताना है। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको एक बात और बताऊंगा, आप हमें बताएगा 1973 में क्या हुआ था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, याद रखेंगे। 1973 में क्या हुआ था दोस्तों, तो 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, याद रखिएगा, आपसे एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो 1986 में लाया गया था। और आपसे एक प्रश्न और बता रहा हूं कि जल प्रदूषण अधिनियम कब लाया गया था, याद रखिएगा, जल प्रदूषण अधिनियम कब लाया गया था, तो 1974 में। कब प्यारे, तो 1974 में लाया गया था। आपका ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखते हैं, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है, उस पक्षी का नाम क्या है, ये आपको बताना है, याद रखेंगे। तो उस पक्षी का आपको नाम बताना है जो मनुष्य की तरह सामने की तरफ उसकी आंखें होती है। चील होता है, बाज होता है, गिद्ध होता है, उल्लू होता है, क्या है, तो याद रखेंगे उल्लू। जैसे मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, आगे की आंखें की बनावट होती है ना, उसी तरह उल्लू की भी होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका देख रहे हैं ना, गिद्ध हो गया, आपका बाज हो गया, आपका चील हो गया ना, ये मनुष्य से 4 गुना दूरी तक दिखता है। ये भी याद रखना, इसकी जो परास होती है ना, आगे की देखने की क्षमता होती है ना, वो काफ़ी दूर तक होती है, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब, अभी आपको बता ही दिए हैं कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, यहाँ पे ध्रुव तारा कहते हैं किस तारे को, तो याद रखेंगे उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। किस तारे को दोस्तों, उत्तरी तारे को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब, आपको बताया ही है कि भारत में अगर प्रोजेक्ट टाइगर की हम बात करेंगे दोस्तों, तो 1973 में। कब दोस्तों, याद रखेंगे 1973 में टाइगर के बचाव के लिए, याद रखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य था जैसे कि टाइगर को उनके खाल के लिए मार देना, तो इस पर रोक लगाया गया था। इसके रोक के लिए याद रखें, इसके शिकार पर बंधन लगा दिया गया था। अगर आप शिकार करते हैं तो इसकी कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। तो प्रोजेक्ट टाइगर का इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब कि टाइगर को सुरक्षा प्रदान कराना।
आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे फूलों की घाटी हो गया, या आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ये कहाँ पे है दोस्तों, याद रखेंगे, ये डाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है फूलों की घाटी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पे दोस्तों, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और याद रखेंगे फूलों की घाटी को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है दोस्तों वह नीदरलैंड में है। कहाँ पे दोस्तों, नीदरलैंड में। नीदरलैंड आपके ऑप्शन में है नहीं, नीदरलैंड की एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों एम्स्टर्डम। क्या है दोस्तों, एम्स्टर्डम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 50 प्रश्नों की श्रृंखला को आज की वीडियो में हमने कवर कर लिया। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो एक बार पुनः आपसे कहेंगे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो याद रखेंगे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दीजिए आज की वीडियो से विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।